क्या पैसा, क्या लूट। किसी ने भी पीछे हटकर सोचने की परेशानी नहीं की, लेकिन दिन प्रतिदिन झूठे आरोप लगाना और इससे बचना बहुत आसान था। मैं आज आपके साथ बैठने के लिए सहमत होने का एक कारण ये भी है कि ये हाल ही में ही है कि आखिरकार भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, उनकी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझसे 1,400 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बेशक ये संसद में वित्त मंत्री के बयान के बाद था और विरासत मीडिया इससे अब बहस नहीं कर सकता। वे अब इस पर कोई स्पिन नहीं रख सकते। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा उधार लिए गए 999 करोड़ रुपए का ऋण निर्णय दिया, न कि किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा उधार लिया गया, जिनमें से विजय माल्या गारंटकर्ताओं में से एक थे। तो डीआरटी निर्णय ऋण क्या है? 4999 करोड़ और 1203 करोड़ अलागू ब्याज, ठीक है, जिसका अर्थ है नामांकित ब्याज जो बैंकों ने बुक भी नहीं किया था। भूल जाओ कि कुल अलागू ब्याज और प्रिंसिपल 6203 करोड़ था और मैं एक गारंटर था। सरकार ने अभी मेरे पास से 1400 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। अगर मैंने चोरी किया था, अगर मैंने बैंकों को ड्यू किया था, तो ये सब कहां जोड़ा जाता है? बहुत हाल तक ठीक होने का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं था, है ना? इसलिए हर कोई, विशेष रूप से विरासत मीडिया, ने जो कुछ भी लिखा वे चाहते हैं, है ना? और मैं इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं था। आज भारत सरकार द्वारा 14,100 करोड़ रुपए की वसूली को स्वीकार करने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी बारी है कि उनसे पूछना है कि उनके पास इसके बारे में क्या कहना है। क्योंकि आप कहते हैं कि आपके बारे में बहुत सी बातें झूठी कथाएं हैं। चलो अपने बचपन से बहुत गहरे उतरते हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से बोलते हैं और आप मुझे विस्तार से सब कुछ बताते हैं जो लोगों ने कहा है। लोग सोचते हैं कि ये गलत है और मैं उन तथ्यों और कथाओं को विस्तार में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा जिन्हें मैंने सुना है और जो मैंने अपने शोध के माध्यम से एकत्र किए हैं। और यदि आप कहीं काउंटर के साथ ठीक हैं तो मैं आपके पास भी आऊंगा। नहीं, कृपया मेरे पास आने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। यदि कुछ ऐसा है जो आपको बहस योग्य लगता है या आप एक काउंटर पॉइंट बनाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। सही, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी छोटी जिम्मेदारी है तुम सही पक्ष और गलत पक्ष दोनों को सुनने के लिए, और फिर लोगों को इसके बारे में सोचने दें और उन्हें सही कॉल करने दें। यह उचित है। सही है। इसलिए इससे पहले कि मैं आपसे बचपन के बारे में पूरी तरह से पूछूं, क्या आपको कुछ पछतावा है? मुझे एक बात का गंभीर पछतावा है कि मेरी सारी कड़ी मेहनत के बाद जो मैंने अपने मूल्यों को इतने तरीकों से बनाया था, प्रभावी रूप से भारत सरकार और निश्चित रूप से मीडिया ने मुझे एक हीरो से पूर्णतः जो बना दिया। नाम शीप चिबनब। और ये जीवन का एक बड़ा तथ्य है जिसके साथ मुझे पेट और जीना पड़ा है। अब क्या ये उचित था या नहीं, ये कुछ ऐसा है जो मुझे यकीन है कि आपके अपने प्रश्नों में शामिल होगा। एक नायक से शून्य। चलो एक हीरो 1 के निर्माण के बारे में बात करते हैं और हम फिर से 0 पर आएंगे। तो अरबपति विजय माल्या से पहले, विवाद से पहले, इस सभी चमकदार और घोटालों और जिन चीज़ों के बारे में लोग बात करते हैं, विजय माल्या कौन थे? वह कौन थे? आप कहाँ पैदा हुए हैं? तुमने क्या किया? तुम्हारा बचपन कैसा था? मुझे इसके बारे में बताओ। कलकत्ता में पैदा हुआ, एक गृहनगर, बंगलुरु चला गया, कलकत्ता वापस चला गया, वहाँ स्कूली शिक्षा की, वहाँ कलकत्ता में कॉलेज की, और मेरे पिता के नेतृत्व में पालन पोषण बहुत सामान्य था, वास्तव में सख्त। हाँ, मुझे एक घटना बताओ। सख्त बचपन। 2 बातें जब मैं स्कूल में था।
कलकत्ता के ला मार्टिनियर में क्लास 9। मेरे अंक कक्षा में बहुत अच्छे नहीं थे। मैं एक मिड रैंकर था क्योंकि मुझे खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन मैंने कोशिश नहीं की, आप जानते हैं, पढ़ाई और मेरी मार्कशीट पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। और उसने मुझे बताया, और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग इसे जानते हैं, वह असाधारण रूप से बुद्धिमान था, ड्यून स्कूल का एक उत्पाद था। मुझे लगता है कि उसकी कक्षा में शीर्ष पर था, इसलिए उसने मुझे उम्मीद की कि मैं भी मेरी कक्षा में शीर्ष पर रहूंगा। फिर भी उसने मुझसे कुछ कहा जो मुझे लगता है कि मुझे आज तक याद है। 2 चीजों का गहरा असर हुआ। एक, अगर आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं तो आप मेरे जूते में कदम नहीं रखेंगे। और दूसरी बात, उन्होंने कहा, क्या आपको एहसास है कि जब मैं कहता हूं कि मेरे जूते में कदम रखें तो वहां कोई जूता बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार और उसकी समाजवादी नीतियों ने सब कुछ छीन लिया हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए केवल तुम्हारी शिक्षा छोड़ सकता हूं। इसे गंभीरता से ले। मुझे लगता है कि मैंने कुछ विश्वास का भुगतान किया, क्योंकि स्कूल में अपने पिछले 3 वर्षों के लिए 9, 10, 11 मुझे लगता है कि मैं कक्षा में शीर्ष 3 में आया, और वह इसके बारे में काफी खुश था। क्या बचपन में आप थोड़ा खराब नहीं थे? खराब हुआ? हे भगवान, मैं कुछ भी खराब था। वास्तव में आपके पास सभी फैंसी खिलौने थे, आपके पास सब कुछ था। आमतौर पर कोई फैंसी खिलौना नहीं होता है। ये पूरी तरह से झूठी कहानी है। मैं स्कूल से बाहर निकलने के बाद और जब मैं बीकॉम का अध्ययन करने के लिए सेंट जेवियर कॉलेज गया तो मेरे पिता बहुत स्पष्ट थे। आप सुबह 6 बजे कॉलेज जाते हैं और जब आप 10:30 बजे समाप्त करते हैं तो आप कार्यालय में पूरा दिन काम करते हैं। एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में मुझे 400 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया गया था, और वह 400 रुपये कॉलेज के दौरान मेरे समय के सही तरीके से कभी नहीं बढ़े। इसलिए मुझे हर महीने 400 रुपये मिले और उन दिनों काम कर रहा था फिप्सन और कंपनी लिमिटेड। कॉलेज के बाद हर दिन कलकत्ता में पुराने अदालत। क्या वह कहानियां नहीं है जो आप एक बहुत ही फैंसी कार में कॉलेज जाते थे और आपने सिर्फ अपनी कार के शोर, अपनी कार की जोर दिखाने के लिए साइलेंसर को हटा दिया और आप हमेशा दिखाते थे, है ना? मैं बिल्कुल भी नंबर शो ऑन ऑफ था, और मेरे पास जो फैंसी कार है वो एक सेकंड हैंड स्टैंडर्ड हेराल्ड थी। तो ये कहानियां कहाँ से आती हैं? मैं लोगों की कथाओं, लोगों की धारणा नहीं जानता। यही कारण है कि उन धारणाओं को ठीक करना महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, शोर के बारे में बात करते हुए, यहां तक कि दिल्ली में एक मोटी फातिहा भी बहुत शोर करता है। सड़क पर शोर करने के लिए आपको एक फैंसी कार चलाने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि आपके पास फैंसी खिलौने, रिमोट कंट्रोल कारों और फिर जोर से शोर के साथ फैंसी कारों की ये सभी कहानियां हैं, ये सब झूठा है। ठीक है, मैंने अपनी कार के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ की होगी, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा तेज कारों के प्रकार में था, मोटर रेसिंग और ऐसी चीजें पसंद करती थी। मेरा मतलब है, ये अभी भी मानक है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ दिखाने के लिए, शोर और सब कुछ की तरह? देखो, यदि आप कार के साइलेंसर को संशोधित कर सकते हैं, जैसे आप कार इंजन के शीर्ष छोर को संशोधित कर सकते हैं ताकि इसे थोड़ा तेज हो सके। मेरा मतलब है, ये मोटर स्पोर्ट्स की मूल बातें हैं। लेकिन आप कैसे व्यक्तित्व के रूप में हैं? क्या आप आश्वस्त थे? क्या तुम थोड़ा अभिमानी थे? आप जानते हैं, मेरे नजरिए से ये सब धारणा का प्रश्न है। अहंकार भी अहंकार की आपकी समझ है, अहंकार की मेरी समझ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं हमेशा आत्मविश्वास रखता था, और जब भी मुझे विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, मैंने हमेशा युवाओं से कहा कि जब वे जीवन शुरू करते हैं तो उन्हें आत्मविश्वास होना चाहिए।
क्योंकि केवल आत्मविश्वास ही है जो आपके अंदर की उत्कृष्टता को बाहर लाएगा। और मैं आज तक इस पर विश्वास करता हूं। और चूंकि मैंने उम्र में छोटी शुरुआत की है, मैं युवा सशक्तिकरण के प्रति हमेशा उत्साहित रहा हूं। परंतु बचपन में हमेशा ऐसा नहीं होता। हम सभी को बहुत असुरक्षाएं हैं, ये हमेशा आत्मविश्वास नहीं है। जब आप बड़े हो रहे थे तो आपकी सबसे बड़ी असुरक्षा क्या थी? मैं नहीं करता। हाँ, शायद सबसे बड़ी असुरक्षा ये थी कि आपके साथ परीक्षा के परिणाम कब और मेरे पिताजी को इसके बारे में क्या कहना होगा। लेकिन तुम्हें पता है, इसके अलावा तुम्हें पता है, मेरा जीवन काफी सरल और सरल है। कलकत्ता में स्कूल के दोस्तों का एक बड़ा समूह, कॉलेज के दोस्तों का एक बड़ा समूह, बॉम्बे की चमकदार रोशनी नहीं। और हाँ, ये काफी सामान्य था, लेकिन आप जानते हैं कुछ भी अद्भुत नहीं है। मेरे पास काम पर बहुत ही सख्त पर्यवेक्षकों का एक सेट था जिन्हें मेरे पिता द्वारा मेरे साथ सख्त होने का निर्देश दिया गया था, ताकि मैंने अपना बट ऑफ काम किया। और मैं इससे ज्यादा खुश हूं। यही मुझे बना रहा है। लेकिन क्या आप कभी ऐसी स्थिति में पहुंचे या एक बच्चे के रूप में सोचते हैं कि एक दिन मैं शक्तिशाली बनूंगा, एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि मैं यहाँ इतना अभिमानी कैसे हो सकता हूँ। मेरे पास एक पिता था जो हाथ पर था, 24/7 युवा काम करता था, और जिसने मुझे बताया कि अगर मैं माप नहीं करता था तो मेरे पास व्यवसाय में कोई जगह नहीं होगी। इसलिए मैं अनुमान नहीं लगा सकता था, है ना? लेकिन तुम्हारे पिता एक अमीर व्यक्ति थे, उस समय अमीर लोग कम थे। तो आप ये अनुमान लगाएंगे, है ना? जैसे मेरे पास ये सारी संपत्ति विरासत में मिलेगी, मैं शायद अपने पिता से बड़ा हो जाऊंगा, या शायद सिर्फ इन सभी चीजों के पास होगा। उन दिनों मेरे पास ऐसी कोई आकांक्षाएं नहीं थीं, और धन कुछ ऐसा था जो बहुत सापेक्ष था, और मेरे पिता निश्चित रूप से बहुत मितव्ययी खर्च करने वाले थे। इसलिए चाहे उनके पास कितनी भी धन हो, वह निश्चित रूप से महंगा नहीं था। आपने कहा कि जब आप काम पे जाते थे तो आपके पिता ने सख्त पर्यवेक्षक लगाए। उन सख्त पर्यवेक्षकों ने आपको क्या करने के लिए मजबूर किया? क्या है? खैर, सबसे पहले सुनिश्चित करें कि मैं कॉलेज के बाद समय पर कार्यालय आया हूँ। ये ऐसा नहीं था कि जब भी मैं चाहता था मैं एक तरह से रोल अप करता हूँ। दूसरा, मुझे कार्यों का एक स्पष्ट सेट दिया गया था। मैं एक सेल्समैन था, मुझे बाजार की दुकानों पर जाना था, मुझे वितरकों का दौरा करना पड़ा, मुझे लेखांकन, कॉरपोरेट लेखांकन, हाँ, और मार्केटिंग को समझने के लिए लेखांकन विभाग के साथ समय बिताना पड़ा। आप जानते हैं, विज्ञापन एजेंसियों और ऐसी चीज़ों के साथ बैठना पड़ा। इसलिए ये एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, लेकिन बिना किसी माफी के मुझे पूरा दिन काम करना पड़ा। मैं उठकर नहीं जा सका जब मुझे पसंद आया, जो ठीक था। पीछे मुड़कर देखते हुए ये एक महान ग्राउंडिंग थी। आगे क्या हुआ? क्या आप अपना बचाएंगे? आप पहले काम पे गए और फिर राज्यों में। हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे अमेरिकी हर्स्ट के लिए काम करने के लिए राज्यों भेजा। ठीक है, अमेरिकी हर्स्ट, जैसा कि ये तब जाना जाता था, तब एवेंटिस बन गया, और अब दवा कंपनी, वैश्विक कंपनी को सैनोफी कहा जाता है। इसलिए हाँ, मुझे वहां भेजा गया था। वहां एक बार फिर एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में काम किया गया था। तब मुझे जेनसन और निकोलसन में काम करने के लिए इंग्लैंड लाया गया था। मैं पेंट फैक्ट्री में पेंट फोरमैन था, वो रात में पेंट मिलाता था। हाँ, मेरा मतलब है कि मैं धीरे धीरे समझ गया कि मेरे पिता के तरीके क्या हैं। क्या था? जो मूल रूप से एक सख्त प्रशिक्षण व्यवस्था थी, और मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि उसने व्यक्त किया, उसने मेरे काम के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। मुझे अमेरिका से एक बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड मिला। वह था, उसने कहा कि उसे मुझ पर गर्व है। मैंने इंग्लैंड में पेंट मिलाने में अच्छा प्रदर्शन किया, और जब मैंने भारत लौटकर अपने पिता का देखा
तो उनका स्वास्थ्य उदास हो रहा था। यद्यपि उस समय वह सिर्फ 57 साल का था, उसका स्वास्थ्य उदासीन हो रहा था। उन्हें दिल की बीमारी का इतिहास था, इसलिए उसने मुझे मुख्य व्यवसाय में उसके लिए काम करने के लिए कहा। और हाँ, फिर निश्चित रूप से किंगफिशर की कहानी, मैकडोनाल्ड के नेडर, वन बैग पाइपर की कहानी और ये सभी ब्रांड जो बाद में बहुत अच्छी तरह से जाना जाता था, तब शुरू हुए। आपके पिता से आपका रिश्ता कैसा था? मेरे पिता के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे। वह कुछ शब्दों का आदमी था, लेकिन एक चीज है जो उसने मुझे अनंत शर्मिंदा कर दिया। वह हर बार जब वह मुझे देखता था तो उसने मुझे मेरे गाल पर एक बड़ा चुंबन दिया। चाहे वह हवाई अड्डे पर हो या कार्यालय में हो या घर पर, वह मुझे गले लगाता और गाल पर एक बड़ा चुंबन देता। मेरा अभिप्राय है उसे आशीर्वाद दें। क्या उसे कभी आप पर संदेह है कि आप सक्षम होंगे? क्या आप अपनी विरासत को जारी रखने और बनाने में सक्षम होंगे? या नहीं, मुझे लगता है कि मुझे जो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र मिला वह अमेरिका में मेरे बॉस से था और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा प्रमाण पत्र दिया, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट दी और इसने आखिरकार मुझे लगता है उसे ये कहने का आत्मविश्वास दिया, आह मेरा बेटा मेरी अपेक्षाओं पर कदम उठा रहा है। आपके पिता की कंपनी में आपका पहला बोल्ड कदम क्या था? ओह, किंगफिशर। मैं अपने पिता के पास गया और मैंने कहा कि मुझे किंगफिशर बियर को बाजार करने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है। ये तो राजकुमार का पैसा है, आप इसके साथ क्या करेंगे, आप इसे कैसे करेंगे, इत्यादि। क्योंकि मैंने यूनाइटेड ब्रूरियों के अभिलेखागार में किंगफिशर बियर का ये लेबल देखा जो वास्तव में 1877 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, धूल इकट्ठा करना और आप जानते हैं उस पर एक सुंदर पुराने किंगफिशर पक्षी के साथ प्रागैतिहासिक संस्करण की तरह। लेकिन मैंने खुद से कहा, सिर्फ शब्द ब्रांड किंगफिशर इतने मायनों में बहुत उत्तेजक है, इसे एक मजेदार ब्रांड बनाया जा सकता है। अब कलकत्ता में मेरा समय अपने प्रशिक्षण दिनों में वापस जा रहा था जब मैंने उनके साथ समय बिताया, विपणन विभाग के साथ, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, विज्ञापन एजेंसियों के लोगों के साथ बातचीत की। अमेरिका में मेरा समय, जहां आप जानते हैं, मुझे अभी भी 2 बड़े बैंक याद हैं जो बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक हैं। और फिर सिटी बैंक ने कहा कि शहर दौड़ में कभी नहीं थकता, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका ने इसे सोते देखा है। आप जानते हैं, ये मार्केटिंग, विज्ञापन, जीभ में गाल की चीज़ों का स्तर था जिसने आपका ध्यान आकर्षित किया और इसलिए मैं मार्केटिंग के प्रति मोहित हो गया और मैं वापस भारत आया, व्यवसाय में काम करना शुरू किया। और मैंने हमेशा कहा था कि एक ब्रांड को व्यक्तित्व की ज़रूरत है। बेशक मुझे बहुत जल्दी से एहसास हुआ कि भारत में मैं अमेरिका में जो उन्होंने किया उसे दोहरा नहीं सकता, क्योंकि अल्कोहल के लिए भारत एक मीडिया डार्क वातावरण है जहां अल्कोहल के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। इसलिए एक तरह से मुझे सरोगेट विज्ञापन लेखन के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा, जो मैंने काफी सफलतापूर्वक किया। आप जानते हैं, कुछ मिकी माउस चीजें नहीं, जहां यदि आप एक शराब ब्रांड का विज्ञापन करना चाहते हैं जो आप अचानक एक तरह से, आप जानते हैं, कुछ संगीत सेट का उत्पादन करते हैं। मैंने किंगफिशर के आसपास एक पूर्ण जल व्यवसाय और महत्वपूर्ण पर्याप्त आकार का एक जल व्यवसाय बनाया कि आप इसे विज्ञापन को उचित ठहरा सकते हैं। ठीक है, और इसलिए आप कोर ब्रांड का विज्ञापन करते हैं। इसलिए मैंने किंगफिशर को एक बहुत ही रंगीन व्यक्तित्व दिया, क्योंकि ये वही है जो आपको उत्तेजित करता है। आप जानते हैं, जैसे मैकडोनाल्ड नंबर 1 गोल्डन पल, मैकडोनाल्ड पल, ये उत्तेजक है। ये बताना चाहिए कि आप जानते हैं, अगर आप घूमना चाहते हैं और अपने दोस्त के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, सुनहरे क्षण। खैर, ये एक मैकडोवेल क्षण है।
इसलिए ऐसे कई उदाहरण थे कि मैंने वास्तव में ब्रांडों को उनकी व्यक्तित्व कैसे दिया, और कई मायनों में मैंने खुद ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरक किया। और ये सब तब हुआ जब तुम्हारे पिता अभी भी जीवित थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि जब शराब की बात आती है तो भारत मीडिया बतख था, जो अभी भी वास्तविकता है, और एक बिंदु था जहां मुझे लगता है कि सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं या क्या? ये था कि कुछ राज्यों ने आंध्र प्रदेश, एकीकृत आंध्र प्रदेश जैसे निषेध शुरू किया। बेशक गुजरात हमेशा से सूखा रहा है, लेकिन भारत में शराब के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्रतिबंधित किया गया है और अभी भी प्रतिबंधित है। वह कब था? इस समय कब था जब आपने बहुत सारे अल्कोहल ब्रांडों का अधिग्रहण करना शुरू किया, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ब्रांड राज्य से डरे हुए थे क्योंकि राज्य अल्कोहल के व्यवसाय में शामिल हो रहा था, या शायद वे कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे? क्या ऐसा समय था जब आपने कुछ शराब ब्रांड और सस्ते खरीदना शुरू किया क्योंकि आप और आपके पिता इस पर आशावादी थे? ये 1973 में था जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि प्रतिबंध होना चाहिए पूरे भारत। ठीक, इसका मतलब है कि देश भर में शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसलिए स्पष्ट रूप से स्टॉक का मूल्य और लगभग सभी शराब पेय कंपनियों के शेयरों, चाहे डिस्टिलरी हो या ब्रूरी, गिर गए। मेरे पिता बहुत स्पष्ट थे कि भारत में निषेध कभी सफल नहीं हो सकता और इसलिए उन्होंने खरीदा, और इसलिए हम काफी दूरी से नंबर 1 बन गए, क्योंकि जो लोग घबराए और बेच गए मेरे पिता की जरूरत थी। क्या आप लोगों को कुछ पता था जो दूसरों को नहीं पता था, या ये सिर्फ शुद्ध विश्वास था? नहीं, ये सिर्फ शुद्ध विश्वास था, क्योंकि हम जानते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निषेध भी सफल नहीं हुआ है। और इसके अलावा यदि आप शराब की बिक्री के माध्यम से राज्य सरकारों के लिए राजस्व सृजन की मात्रा को देखते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि भारत में निषेध सफल होता। क्या है, पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ? आप ये सफल काम कर रहे थे, आप साहसिक कदम उठा रहे थे, आप शराब को एक शांत ब्रांड बनाना चाहते थे। ये सब हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा था, है ना? तब क्या हुआ? खैर, मैं अमेरिका में था। मैं ब्लैक डॉग स्कॉच व्हिस्की के प्रचार और निर्यात को अंतिम रूप देने गया था जब मेरे पिता का दुर्भाग्य से एक कॉकटेल पार्टी में निधन हो गया, और फिर बॉम्बे में, और वह केवल 96 साल का था। किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना युवा होगा। मैं अभी 27 साल का था, इसलिए मैंने हवाई उड़ान ली और न्यूयॉर्क से वापस उड़ान भरी और अपने पिता के अंतिम अनुष्ठान किया। तब मजा शुरू हुआ, क्योंकि मेरे पिता ने कुछ मजबूत लोगों से खुद को घेर लिया। अर्थ है, वे लोग जिन्हें उन्होंने महान अधिकार के पदों पर रखा, जो व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत करीब थे। इसलिए उसके पास कोई पश्चिमी भारत का व्यवसाय चलाता है, कोई पूर्वी भारत का व्यवसाय चलाता है, कोई दक्षिणी भारत का व्यवसाय चलाता है। और कभी न भूलें, उन दिनों में संरचना ये थी कि यूनाइटेड ब्रूरीज लिमिटेड होल्डिंग कंपनी थी और समूह में अन्य कंपनियां काफी हद तक इसके सबसे बड़े शेयर धारक यूनाइटेड ब्रूरीज द्वारा नियंत्रित थीं, या वे सहायक कंपनियां थीं। और इसलिए अनिवार्य बहस शुरू हो गई कि आगे क्या होना चाहिए, मुझे क्या भूमिका होनी चाहिए। बेशक लोगों ने स्वीकार किया कि मैं व्यवसाय में था, लेकिन लोग, मुझे लगता है, चेयरमैन बनने की अपनी आकांक्षाओं के बारे में खुले तौर पर बोलने के लिए थोड़ा शांत थे।
तब कुछ बहुत ही मजेदार हुआ। हमारे पास शेयर धारकों की वार्षिक आम बैठक थी जो आने वाली थी। अग्रिम पंक्ति के शेयर धारकों ने मुझे मेरे पिताजी के साथ देखा था, मेरा नाम प्रस्तावित किया और इस तरह से अन्य सभी उम्मीदवारों को चुप कर दिया गया क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से उठने और ये नहीं कह सके कि वे विशेष रूप से अधिक योग्य थे। और मैं वहां था। मुझे बहुत छोटी उम्र में हॉट सीट कहते हैं जिसे मैं स्थापित किया गया था, लेकिन सौभाग्य से मेरी पालन पोषण उचित प्रशिक्षण पर मेरे पिता के जोर व्यवसाय से परिचित होने, अमेरिका में समय, उनके साथ काम करने का समय, मैं कच्चा नहीं था। भूमिका की चुनौती का सामना करने में सक्षम होने के लिए मेरे पास काफी राशि थी। मैं एक लेख पढ़ रहा था जहां उसमें कहा गया था कि आप उन लोगों पर भरोसा नहीं करते थे जो अपने पिता के समय नियंत्रण में थे, जब आपके पिता अध्यक्ष थे। इसलिए आपने अपने लोगों और अपने दोस्तों को काम पे रखा, क्योंकि आपको नहीं पता था कि अगर आप वास्तव में सही सलाह के लिए उनके पास जा सकते हैं या नहीं। नहीं, ये पूरी तरह से भ्रामक है, ये झूठा है। मैंने कभी अपने किसी दोस्त को काम पे नहीं रखा। लेकिन चलो इसे इस तरह से रखते हैं, वे किसी भी मामले में बहुत छोटे और अनुभवहीन होते। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, जैसा कि मैंने कहा, मैं शायद ही 28 साल का था। वे मेरे समकालीन होंगे, इसलिए उन्हें काम पर रखने और उन्हें प्रबंधन पदों पर रखने का सवाल नहीं उठा। मैंने बहुत सारे पेशेवरों को प्रोत्साहित किया जो बाद में ब्रूअरी डिवीजन और स्पिरिट्स डिवीजन के अध्यक्ष बने। मेरा मतलब है, मेरे पिता के समय क्षेत्रीय सैट्रैप के क्षेत्रीय निदेशकों की औसत आयु 60 और 65 के बीच थी और मेरे पुनर्गठन के 5 साल बाद मेरा मतलब है कि औसत आयु लगभग 40 थी। ठीक है, और ये सभी पेशेवर प्रबंधक हैं जिन्हें रैंक के भीतर से पदोन्नत किया गया था। मेरा मतलब है, हाँ, कुछ अपवाद थे जहां मैंने प्रमुख परामर्श फर्मों जैसे बेहद प्रसिद्ध संगठनों से लोगों को काम पर रखा और इसी तरह, लेकिन इसके अलावा ये सब आंतरिक पदोन्नति थी। मुझे पहले के बीच के अंतर स्पष्ट रूप से बताएं। ठीक है, इसलिए जब आपके पिता चेयरमैन थे और जब आप चेयरमैन थे, मुझे 3-4 प्रमुख भिन्नताएं बताएं। यूनाइटेड ब्रीफरीज में क्या हुआ? ये पूरा दृष्टिकोण था। उदाहरण के लिए, मेरा विकेंद्रीकृत जवाबदेही नेतृत्व वाला दृष्टिकोण था। मेरे पास व्यवसाय की प्रत्येक लाइन के लिए मासिक परिचालन समीक्षा बैठकें होंगी। ठीक है, और इतना ही मैं जानना चाहता था कि व्यवसाय नियमित रूप से दैनिक आधार पर कैसे प्रदर्शन कर रहे थे। मैं प्रबंधन टीम के कंधों पर झुक नहीं रहा था और अवसर आने पर चीजों को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर हमने अलग अलग बातचीत की। इसलिए यदि आप लोगों को सशक्त बनाते हैं तो जवाबदेही इसके साथ आती है, क्योंकि लोग अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। अब मेरे पिता की शैली, जैसा कि मैंने कहा था, मालिक ऑपरेटर माइक्रो मैनेजिंग मैनेजमेंट स्टाइल पर बहुत अधिक हाथ थे और उन्होंने इसे करने में बहुत समय बिताया। मेरे पास बहुत खाली समय था, जैसा कि मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस विकेंद्रीकरण और इस पूरी नई प्रबंधन संस्कृति के कारण मेरे पास था आपके लिए पर्याप्त समय। यूबी समूह में पेश किया गया और यह 1983 और 1986-87 के बीच था। यही कारण है कि मैं तब ब्रिटेन में स्थित बर्गर पेंट वैश्विक व्यवसाय का अधिग्रहण करने में सक्षम था और वास्तव में एक गैर निवासी भारतीय बन गया। 80 साल। 80, ठीक है।
और मेरे पास अभी भी भारत के रिजर्व बैंक से एक पत्र है जिसमें पुष्टि की गई है कि 1988 से मुझे एक गैर निवासी भारतीय के रूप में माना जाएगा।